हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, हम एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री की जो बुक है उसके लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं और उस सीरीज़ में ये मेरी थर्ड क्लास है, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने 2 क्लासेस बनाई हैं, जिसमें पहली क्लास है वो इंट्रोडक्शन को लेकर है और जो सेकेंड क्लास मैंने बताई है उसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति का जो इंट्रोडक्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, उसके बारे में बात की है, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में, ठीक है। इसको बाद में बताएंगे कि उत्तरार्ध क्या होता है। उस समय पर 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज किस तरीके से था, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम इसके पहले जो पार्ट हमने बनाया है उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 के दिन जो वहाँ का सम्राट था, फ्रांस का जो सम्राट था, उसने अपने सैनिकों को, लोगों पर, जो आम जनता थी, उसने आदेश दे दिया था कि इन पर गोलियां चला दी जाएं, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ के लोग थे, फ्रांस की जो आम जनता थी, उन्होंने एक आम जन सेना का निर्माण किया और उसी सेना के निर्माण के बाद क्या किया, उन्होंने एक बास्तील किला हुआ करता था, उस बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला और वहाँ का जो कमांडर था उसको भी मार दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, बास्तील किले की जो कमांडर था उसको मार दिया गया और उसको भी ढहा दिया गया, मतलब बास्तील किला जो था उसको ढहा दिया गया, ठीक है। और बाद में उस किले के जो भी अवशेष वगैरह थे वो बाजार में बेच दिए गए, जो इस चीज़ को बतौर स्मृति वगैरह रखना चाहते थे। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देखा, ठीक है। इससे पहले जो हमारी वीडियो, मतलब पार्ट 1 में सेकेंड वीडियो है, उसके पहले जो है हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद में पार्ट 1 है और जो आज होने वाली है हमारी पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस तरीके से था। मतलब 14 जुलाई 1789 के दिन ये जो सारी चीज़ें घटी कि फ्रांस का जो सम्राट था उसने क्यों आम जनता पर गोलियां चलाने के लिए कहा, ठीक है, क्यों आम जनता ने क्यों एक आम जन सेना का निर्माण किया, क्यों बास्तील किले को ढहाया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे जैसे जैसे पार्ट वाइज आते रहेंगे उनमें हम समझते रहेंगे कि क्यों सारी चीज़ें घटी, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस तरीके से था, ठीक है। देखिए, 18वीं सदी का मैं एक बार टाइम पीरियड बता देता हूँ आपको कि टाइम पीरियड कितना होता है। देखिए, 18वीं सदी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का माना जाता है। अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, देखिए 18वीं सदी का जो टाइम पीरियड है वो 1701 से लेकर कब तक माना जाएगा, 1800 तक, ठीक है। कब तक माना जाएगा, ये 18वीं सदी है, 1701 से लेकर के 1800 तक, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आगे चले हम, देखिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। शुरुआती दौर में जैसे सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्य आरोहण के समय, देखिए यहीं तक पढ़े समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, 1774 ईस्वी में एक बूर्बो राजवंश हुआ करता था फ्रांस में, जिसका एक राजा था, क्या नाम था उसका, लुई 16। वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया। कब, 1774 ईस्वी की बात है, ठीक है। लेकिन हमने जो आगे पढ़ा है 1789, 14 जुलाई 1789 के दिन ये सारी जो घटनाएं घटी थी जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था, उसके पहले की ये बात है, मतलब, ठीक है। जब ये लुई 16, जिस सम्राट के बारे में, जिस सम्राट ने आम जनता पर गोलियां चलाने के लिए जो कह दिया था, ये वही सम्राट है, कौन है, लुई 16, ठीक है। कब ये बैठा था राजगद्दी पर फ्रांस की पर, 1774 में, और ये किस राजवंश का था, बूर्बो राजवंश का, ठीक है। जब ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था तो इसकी उम्र केवल कितनी थी, 20 साल थी, ठीक है, कितनी थी, 20 साल थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ। देखिए, मैं आपको ऑस्ट्रिया दिखा देता हूं और फ्रांस कहाँ है, ये सारी चीज़ें दिखा देता हूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि फ्रांस कहाँ पर पड़ता है, वेस्टर्न कंट्री है यूरोप में, ठीक है, मतलब यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रांस है। इससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं,
ये इसमें नहीं मिल रही है, मैं फिलहाल तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे आप फ्रांस का जो इमेज देख पा रहे हैं, मैं एक सेकंड उसे ही दिखा देता हूँ। फ्रांस का जो एरिया है, देखिए ये आप फ्रांस देख पा रहे हैं, ये कहाँ पर है, यूरोप में आता है, ठीक है। इसी के यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये ऑस्ट्रिया है, जिससे सम्राट लुई 16 की यहाँ की राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट, उनसे विवाह हुआ था, किसका, सम्राट का, ठीक है, लुई 16 का, ठीक है। चलिए आते हैं आप वहीं पर। देखिए उसके बाद क्या हुआ, राज्य आरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। देखिए क्या था, जब फ्रांस का सम्राट, ये बूर्बो राजवंश का जो लुई 16 था, जब ये राजगद्दी पर बैठा फ्रांस की पर, तो उस समय क्या था, जब ये बैठा राजगद्दी पर, तो इसने क्या पाया, जो राजकोष था, राजकोष मतलब जो इसकी जो उस राजपाट की फ्रांस साम्राज्य की जो पूंजी वगैरह थी, उसमें उसको इसने खाली पाया, ठीक है। फिर उसके बाद जो अलग से जो इसको खर्चे करने पड़ते थे, जैसे वर्साई के जो विशाल महल था उसका खर्चा, ठीक है, राज दरबार की शान शौकत बनाए रखना और फिजूल खर्चे का ये जो अलग से बोझ था, ठीक है। लेकिन इसने क्या पाया, जब ये सम्राट लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, तो इसने पाया कि ये जो फ्रांस साम्राज्य का जो राजकोष था वो खाली था, ठीक है, और ये सारे बोझ भी इसको वहन करने थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। देखिए क्या हुआ, देखिए ये अलग से एक राजकोष था, खाली था ही था। उसी समय लुई 16 ने क्या किया, अमेरिका के अंदर कुछ 13 उपनिवेश ऐसे थे जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था। किसका कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था, और इन्हीं को छुड़ाने के लिए फ्रांस ने साथ दिया अमेरिका का। क्या दिया, फ्रांस ने साथ दिया अमेरिका का, किससे छुड़ाने के लिए, ब्रिटेन से छुड़ाने के लिए। और इसी सहायता के तहत क्या हुआ, इसी युद्ध के चलते हुए फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्जा और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। जब उसने अमेरिका की मदद की ब्रिटेन से उपनिवेशों को छुड़ाने के लिए, तो क्या हुआ, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्जा और चढ़ गया। हालांकि उस पर पहले से भी 2 अरब लिब्रे का कर्जा था। तो अब उसके सामने जो राज दरबार का जो खाना खर्चा था, जो वहन था, वो किस तरीके से कर पाता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब क्या था, अब जिन लोगों से सम्राट ने कर्जा लिया था, किसके लिए, अमेरिका को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जिनसे इसने कर्जा लिया था वो 10% का ब्याज भी मांगने लगे, तो इसके ऊपर और ज़्यादा वो परेशानी आने लगी। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। मतलब अपने बजट से ये उस कर्जे को चुका रही थी, ठीक है। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। अब क्या किया सम्राट ने, अलग अलग तरीके से खर्चे थे, ठीक है, राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए, और फिर प्लस जो सम्राट ने कर्जा लिया था उसको निपटाने के लिए भी उसे क्या करना पड़ा, अब वो एक मजबूर हो गई थी कि ताकि वो कर बढ़ा सके, जनता पर कर बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। देखिए अब क्या था, फ्रांसीसी समाज जो था वो 18वीं शताब्दी में 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था, मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पहले पार्ट में क्या था, कुलीन वर्ग,
दूसरे पार्ट में क्या था, पादरी वर्ग, ठीक है। ये दो पार्ट ऐसे थे, और फिर उसके बाद जो तीसरा पार्ट था उसमें आ जाते थे बड़े व्यवसाय वगैरह, व्यापारी, वकील, किसान, भूमिहीन किसान, ये सभी मजदूर वगैरह, ये सभी जो है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे जो तीसरे स्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए आप सामने यहाँ पर देख सकेंगे, देखिए प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था, और तृतीय स्टेट में आप देखोगे तो यहाँ पर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, ये तीसरे स्टेट के लोग थे, ठीक है। और लेकिन जो पहले और दूसरे स्टेट में कौन कौन से थे, पादरी और कुलीन वर्ग, ठीक है। अब क्या होता है, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्था के लिए होता है। देखिए ये जो फ्रांसीसी समाज था, ये सामंती व्यवस्था के अंतर्गत आता था। कब से कब तक का, जो वर्गों में विभाजित था, मध्यकालीन सामंती व्यवस्था, मतलब 1789 से पहले क्या था, फ्रांस के अंतर्गत सामंत लोग भी थे। सामंत को आपको सामंत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सामंत लोग कौन हुआ करते थे। देखिए सामंत लोग राजा को सेनाएं प्रोवाइड कराता था, ठीक है, क्या कराते थे, सम्राट को वो सेनाएं प्रोवाइड कराते थे, मतलब सैनिकों को देते थे, और बदले में जो सम्राट हुआ करता था वो उनको एक कुछ शर्तों के बेस पर ज़मीन दे दिया करता था, और उन पर कुछ अधिकार भी उन सामंतों के हुआ करते थे। तो वो सामंत क्या करते थे, जो छोटे किसान हुआ करते थे, जो भूमिहीन किसान हुआ करते थे, वो उन लोगों को खेती करने के लिए दे देते थे, और साथ ही वो उनसे कर भी लेते थे, किनसे, किसानों से, जिनको वो भूमि दे दिया करते थे खेती करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी थी सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था मैंने आपको बता दी क्या है, ठीक है। उसके बाद सामंती व्यवस्था के अंतर्गत ही था जो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत फ्रांसीसी समाज, ठीक है। अब प्राचीन राजतंत्र का जो शब्द है, ये जो प्राचीन राजतंत्र है, ये 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज के लिए ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चित्र 2, फ्रांसीसी समाज, ये वही चीज़ है, ये जो चित्र 2 है, सेकंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, मतलब ये फ्रांसीसी समाज को दिखाता है कि किस तरीके से फ्रांसीसी समाज 1789 से पहले, मतलब कि 1889 में किस तरीके से विभाजित था, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने थे, 90% किसान थे। कहने का मतलब ये है कि वो लोग थे जो कर चुकाया करते थे पूरे फ्रांसीसी समाज में। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। जो फ्रांस में जो 60% ज़मीन थी उसके ऊपर जो अधिकार था वो किसका था, कुलीनों का था, चर्च का था, और साथ ही साथ तीसरे एस्टेट के जो अमीर लोग थे, ठीक है ना, उनका था, ठीक है। उसके बाद प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। क्या थे, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, ये 2 लोग कुछ ऐसे थे, मतलब ये जो 2 वर्ग मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, और तीसरे एस्टेट के अंतर्गत कुछ व्यापारी आ जाते थे, कुछ बड़े किसान आ जाते थे, और कुछ मजदूर और भूमिहीन किसान आ जाते थे, ठीक है। इस तरीके से डिवाइडेड था 3 पार्टों में फ्रांसीसी समाज। लेकिन जो पहला वर्ग था कुलीन वर्ग और दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग, इन दोनों वर्गों को कुछ जन्मना अधिकार थे। जन्मना मतलब कि जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जो तीसरे वर्ग को नहीं थे। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट अधिकार क्या था, वो था कि ये जो दोनों वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, मतलब राज्य को कर नहीं चुकाना पड़ता था, ठीक है, जिसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। देखिए आप सामने यहाँ पर देखेंगे, एक से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड वर्ग था, मतलब कुलीन और पादरी वर्ग था, उसको राज्य को कर नहीं देना पड़ता था, उसको राज्य मतलब करों में छूट दिया करती थी। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार ये था। उसके बाद कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। मैंने आपको बताया कि सामंती व्यवस्था थी फ्रांसीसी समाज के अंतर्गत। कैसे कि वो सामंत लोग जो हुआ करते थे वो सम्राट को सैनिक प्रोवाइड कराते थे, और वो सम्राट उन सैनिकों के बदले, मतलब इन सैनिकों के बदले कुछ ऐसी भूमि दे दिया करता था जिस पर कुछ विशेषाधिकार उन सामंतों को दे दिए जाते थे। और वो सामंत क्या करते थे, उस जमीन को भूमिहीन किसान या फिर अदर जो किसान हुआ करते थे उनको दे दिया करते थे, ठीक है, जिससे कि वो
उनसे सामंती कर वसूला करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था, जैसे मैंने अभी बताया वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, मैंने आपको बताई। देखिए किसानों के ऊपर कितना बड़ा वहन था, कितने बड़े भार थे। देखिए किसानों को अपने स्वामी की सेवा भी करनी होती थी और साथ ही साथ स्वामी के घर एवं खेतों में भी काम करना पड़ता था, और साथ ही साथ सैन्य सेवा मतलब सैनिक के तौर पर भी सम्राट को सेवाएं देनी पड़ती थी, और सड़कों वगैरह को भी निर्माण करना पड़ता था। ठीक है, ये मतलब मजबूर थे, ऐसा मजबूर किया जाता था सम्राट के द्वारा। उसके बाद चर्च भी किसानों से एक हिस्सा, करों का एक हिस्सा टाइड, जिसे हम धार्मिक कर बोलते हैं, वो भी पे करना पड़ता था। मतलब किसान क्या था, एक तरफ से देखिए एक तो सामंती कर देता था, ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्टली जो राज्य को कर दिया जाता था, मतलब सम्राट को जो कर दिया जाता था वो देता था, और फिर प्लस चर्च भी किसानों पर एक तरीके का कर लगाता था जिसे धार्मिक कर कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस टाइम में जो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी का जो समाज था उसके अंदर जो तीसरा वर्ग था वो कितना मजबूर था, और उसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है किसान। किसानों को कितना दबा कर रखा गया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। देखिए मैंने आपको बताया ना कि दो वर्गों को, प्रथम वर्ग कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इनको को तो करों से छूट थी, ये किसी प्रकार कर नहीं पे करते थे। लेकिन जो तीसरा स्टेट था उसमें व्यापारी, भूमिहीन मजदूर, ठीक है, भूमिहीन किसान मजदूर और भी लोग थे, उनको कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, साथ ही साथ इन करों में टाइल एक प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्टली पे किया जाता था, और साथ ही साथ कुछ अन्य अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, मतलब जो इनडायरेक्ट पे करने पड़ते थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। देखिए आपने यहाँ पर जाना कि जो दो स्टेट थे, तीन स्टेट में डिवाइडेड था 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और तीसरे स्टेट के लोग, जिसके अंतर्गत किसान, भूमिहीन मजदूर और फिर प्लस व्यापारी वगैरह या फिर वकील वगैरह या सरकारी कर्मचारी वगैरह थे, वो आते थे। ठीक है, उसमें जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको ही केवल कर देना पड़ता था। जो बाकी के जो दो वर्ग थे, कुलीन और पादरी, उनको किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो जो सारा जो खर्चा चलता था राज दरबार का, सम्राट का, वो किसको वहन करना पड़ता था? जो तीसरे स्टेट के लोग थे। ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानी। देखिए एक चीज़ और, ये यहाँ पर छोटा सा पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी उस टाइम पर, जिसको 1794 में समाप्त कर दिया। कब? लिब्रे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया। और एस्टेट की बात करें, वही वर्ग जो फ्रांसीसी समाज तीन एस्टेट में डिवाइडेड था। पादरी वर्ग वो था जो चर्चों के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का एक समूह था। ठीक है, टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था, और टाइल की बात करें तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। क्या था? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। ठीक है, तो यही था इसका पार्ट जिसमें हम आज बात करने वाले थे। ठीक है, जिसमें हमने जाना कि फ्रांसीसी समाज किस तरीके से 18वीं शताब्दी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है, कितने पार्टों में डिवाइडेड था। उसके बाद हम जो आगे का पार्ट बनाने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर और देख लीजिए कि ये किसान है, ये सम्राट है, ये किस तरह से हर चीज़ को लाता है। देखिए यहाँ पर ये कुछ वर्ड लिखे हुए, जैसे बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें इससे ले तो लेता है, लेकिन उनको एक नज़र देखने के लिए भी तैयार नहीं है। किस तरीके का, मतलब किस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय फ्रांसीसी समाज, जो तीसरे एस्टेट के लोग थे। ठीक है, उनके ऊपर उनकी जो दुर्दशा है उस टाइम की ये सारी चीज़ें, जैसे कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। ठीक है, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात की कि फ्रांसीसी समाज में 18वीं शताब्दी में किस तरीके से समाज वहन था और कितने पार्टों में डिवाइड था, किन को कर देना पड़ता था, किस प्रकार के कर थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसमें जाना। ठीक है, उसके बाद जो हम कवर करेंगे वो है जीने का संघर्ष, किस तरीके से लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे फ्रांसीसी समाज में 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। अगर आप इससे अगला जो पार्ट है वो देखना चाहते हैं जीने का संघर्ष, तो आप
जाइए, हमने अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ये सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री की जो NCERT है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं और जो आने वाले इसके पार्ट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दीपक भैया